आपसे ये समझना चाहूंगा, एक तरफ हम लोग देख रहे हैं इस तरह की, आज ही इसी मंच पर, जिस मंच से गरजते हुए गृह मंत्री अमित शाह जी दिखाई दिए, उसी मंच पर अजय मिश्र टेनी जो हैं वो भी थे। आज कांग्रेस ने एक ट्वीट किया है, फोटो इनकी टेनी के साथ में गृह मंत्री की, और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि अगर गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री, खासकर गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को से इस्तीफा लेना होता, उन्हें बर्खास्त करना होता, तो केंद्र सरकार कब की, मोदी सरकार अपने कैबिनेट से कब के की हटा चुकी होती। लेकिन नहीं हटाने का मतलब है कि उनकी अकड़ अपनी जगह पे है और वो लगे हुए हैं कि आप कुछ भी बोलते रहो लेकिन हम वही करेंगे जो हम चाहेंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं अपना समर्थन देते हुए एक मंच पर अपनी बगल में, खुद के बगल में खड़ा करना अपने सहयोगी को, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, जिसके ऊपर किसानों को रौंद कर मारने का आरोप, उनका बेटा अभी उस आरोप में पुलिस हिरासत में है, और ये लगा हो और मंच से आप गरजते हुए बगल में खड़े कर करके अगर आप फोटो खिंचवा रहे हैं तो साफ जाहिर होता है कि आप कुछ भी बोल लो, हम तो वही करेंगे। लेकिन जो ये राज है, ये जनता है, जनतंत्र है दिनेश जी, और इस जनतंत्र में ऐसी तस्वीरें देख करके, ये देखिए ये तस्वीर बगल में, ये हाथ जोड़े हुए दिखाई दे रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी, बगल में, उनके बिल्कुल बगल में खड़े दिखाई दे रहे हैं छोटे कद के, ये अजय मिश्र टेनी हैं, आप देख सकते हैं, और इधर दूसरी साइड में आपको योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है बहुत कुछ कहती है और इस बात को समझने की जरूरत है। आज कांग्रेस ने ट्वीट किया है और कांग्रेस ने ट्वीट करके बोला है कि टेनी के साथ अमित शाह, कैसे होगा किसानों के साथ न्याय? ये बड़ा सवाल है, किसानों के साथ कैसे न्याय होगा। और किसानों के न्याय की मांग को लेकर के ही ललितपुर पहुंची थी प्रियंका गांधी, और जब किसानों की बात आती है तो जिस प्रकार की भाषा सत्ता पक्ष की तरफ से बोली जाती है और जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आती हैं, ये डरावनी तस्वीरें होती हैं। किसान इस बात को समझते हो ना समझते हो, शायद समझ भी रहे होंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं हमेशा, क्योंकि इतने लोग चल बसे इस आंदोलन के दौरान, लेकिन आज भी वो अपनी मजबूती को, अपने जज्बे को बरकरार रखे हुए हैं। और कल ही, जो अभी थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर भी रहा था कि 3 बुजुर्ग महिला किसानों की मौत हो गई ट्रक से दब करके रोड पर, वो भी वापस लौट रही थी घर, लेकिन वो जिंदा वापस नहीं लौट पाई और उनकी लाश लौटी उनके गांवों में। ये दुखद पहलू है, लेकिन इस दुखद पहलू के बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं दिनेश जी, जो ये कहती हैं कि आप बैठे रहिए, कुछ भी करते रहिए, हम वही करेंगे जो हम चाह रहे हैं, और अपनी अकड़ दिखा रहे हैं। तो एक तरफ प्रियंका गांधी, दूसरी तरफ किसानों की डिमांड, किसानों की मांग अलग है, उनका साथ देती हुई प्रियंका गांधी पहुंचती हैं ललितपुर। दूसरी तरफ यहाँ लखनऊ पहुंचते हैं आदरणीय महोदय, माननीय गृह मंत्री जी, लेकिन एक बात भी किसानों को लेकर के और उस परिवार को लेकर के नहीं कहते हैं जिसकी मौत खाद के कारण, खाद की लाइन में होती है। उस विषय में क्या कहेंगे ओवरऑल? राजीव जी, हम बहुत ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं इन लोगों से। देखिए, गुजरात के किस्से आपको पता है। गुजरात में जो राजनीति की नई धारा जो निकली है, ये कहां से निकली? ये खून की धारा से निकली है। हम गुजरात के दंगों को भूल नहीं सकते, और वहां के जो किस्से, उस दंगों के किस्से, उनको नहीं भूल सकते। और वहां से जिस राजनीति ने जन्म लिया है, वो निष्ठुर, हृदयहीन राजनीति है। और आज दुर्भाग्य से वो उसको धर्म का जो चोला उड़ा करके जिस तरह से आम आदमी को पहना दिया गया है, आम आदमी की आंखों में वो एक चश्मा डाल दिया गया है, तो बहुत खराब स्थिति है। जस्टिस मार्कंडे गार्डू ने जो अपनी जनता की जो परिभाषा की है उसके बौद्धिक स्तर की, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देश की जनता बहुत ज्यादा भूली है, बहुत भुलक्कड़ है, और उसकी आंखों को कुछ जादू कर दिया है किसी ने, कि उसकी आंखें कुछ जो है दृष्टिदोष हो गया है। गृह मंत्री का दृष्टिदोष तो जैसे निशांत जी ने कहा कि वाकई दृष्टिदोष है इनको, या मेरे ख्याल से अमरेंद्र जी ने कहा कि जो उनको माफिया नहीं दिखाई दे रहे हैं टेनी बगल में होते हुए। सीधे सीधे कहने में कोई हर्ज नहीं है कि टेनी का अपना एक राजनीतिक जो सफर है उसमें यही है, और उनके मुंह से निकला हुआ भाषण है कि मैं यही नहीं, मैं आगे तक कहां तक क्या कुछ कर सकता हूं, जो अपनी क्षमता उन्होंने बताई है। तो ऐसे लोगों से ऐसी अपेक्षा की जानी चाहिए। उनका धर्म क्या है उसका मैं
एक नजारा मैंने 2019 में देखा था, जब मैं उत्तर प्रदेश कवर करते हुए गोरक्षपीठ गया था। तो वहां पर गुरु गोरखनाथ के नारे लिखे हुए हैं, उनके उसमें दोहे लिखे हुए हैं, योगी जोगी वो जो राखे रो, जो ऐसे बहुत सारे हैं। लेकिन जब मैंने कहा उनके पुस्तकालय में गया, मैंने कहा मुझे गोरखबानी की पुस्तक चाहिए, तो मुझे बताया गया साहब ये तो उपलब्ध नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है। जाहिर सी बात है, वो गोरखबानी रख कैसे सकते हैं जब जब धंधा ही, जो उन्होंने गोरख धंधे का नाम ही बदल दिया। गोरख धंधा एक अलग चीज थी, यहाँ गोरख धंधे का मतलब जो जो गड़बड़ घोटाला है उसको वही नाम बदल गया। हमारे मुहावरे बदल दिए इन लोगों ने। तो जो कुछ भी वहां से हो रहा है, आप अभी चर्चा हो रही थी कि साहब जनता का क्या दोष है साहब। 10 बार उस, चाहे वो हिंदू महासभा से लेकर भाजपा तक, 10 बार वहां के लोगों ने गोरक्षपीठ को संसद में प्रतिनिधित्व दिया है। तो भाई पहले वहां खराब क्यों था योगी जी, और आपके होते हुए खराब क्यों था, आपके गुरु के रहते हुए खराब क्यों था? योगी जी जिस तरह के प्राणी हैं, जिस तरह के व्यक्तित्व हैं, वो हमने इस पिछले उनके कार्यकाल में ठीक ढंग से उनको देख लिया, परख लिया। उनका किस तरह से उनकी उनकी योग्यता का, जब जब ये राम जन्मभूमि आंदोलन हो रहा था उस समय के भी किस्से हैं, कैसे गुरु उनके अवैधनाथ ने उनको किस भूमिका में लगाया था, कौन उनके गुरु थे, उन लोगों की संगत से मुझे पता हुआ। तो क्या उनकी उस समय की भूमिका थी और क्या आज उनकी भूमिका है, उनका भी थानों में रजिस्टर में कोई नाम दर्ज हुआ और क्या क्या है उसमें दर्ज, वो भी देखने वाली बात, समझने वाली बात है। और उनका जो जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, जिस न्याय की, जिस कानून व्यवस्था की वो बात कर रहे हैं, वो देख लिया हमने। सीने पे और सर में गोली मार के जो है वो आप खामोश कर देने वाली राजनीति, चाहे वो सीए एनआरसी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले हों, या चाहे दूसरे जो दूसरी पार्टियों के लिए काम करने वाले व्यक्ति रहे हों, जिनको हमने घोषित अपराधी करार करके मारा है। उनमें से कई लोग विवादित हैं। इसमें इंडियन एक्सप्रेस ने एक सीरीज चलाई थी उस पे, तो लोगों के सामने भी बात आई कि साहब किस तरह से क्या सच क्या है, वो सच भी लोगों ने देखा। हम सब सच जानते हुए भी अपने आंखें मूंदे पड़े हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दरअसल क्या है कि जो राजनीति का दलदल है, इसको अब हम जाति जाति के बैलों से जोत रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कहानी चल रही है, और जो सिद्धांतों की राजनीति थी वो खत्म हो गई है। इस देश का बनने का इतिहास है इसके, और उस आजादी का एक संघर्ष का एक लंबा इतिहास है। कौन लोग थे वो? प्रियंका जी आज जा रही हैं गांव में, लेकिन वो नेहरू के वंश से हैं। नेहरू जी ने गांव गांव नापे हैं। वो एक मोतीलाल नेहरू जी के परिवार के व्यक्ति थे, अच्छे खासे शाही परिवार से थे कह सकते हैं। और उस दौर में नेहरू जी ने गांव गांव नापे। उनकी जो मेरी कहानी वाली जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे किस्से उन्होंने लिखे हैं। 9 साल से ज्यादा उस व्यक्ति ने जेल में रह करके इस भारत को समझाया कि मेरा भारत क्या है। उस आदमी ने इस देश के लिए सपने बुने हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया है, बुनियाद रखी है इस देश की। और दुर्भाग्य से आज हम ऐसी स्थिति में आ गए हैं कि कभी मंडल होता है, कभी कमंडल होता है, अभी जाति जाति का खेल चल रहा है, अजीब अजीब चीजें हो गई। सियासत अब धमकाने का खेल हो गया है, धमकाने का खेल हो गया है। बात यह है कि जनता की नब्ज को समझ रहे हैं ये लोग, इसके लिए इनको साधुवाद कि कम से कम यार जो लोग दुखी हैं उनकी प्लीज जागो, उनको आप ढाढ़स बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग हृदयहीन हो सकते हैं उनसे अपेक्षा, देखिए जो हाथरस कांड को मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। वो महिला पत्रकार जिसने जो रात को जो उसने दिखाया वहां जाकर के लड़बड़, उसको भी हमने कल्प्रिट अपराधी बना दिया था। हम तो उस व्यवस्था में रहते हैं, और जिस डीएम ने ये अत्याचार किया उसको हम पुरस्कृत कर रहे हैं। एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर जो आवाज उठाता है इन अन्याय के खिलाफ, उसको हम एक फर्जी केस बनाकर के अंदर ठोक देते हैं। अब सोच रहे इसकी पत्नी को भी अंदर भेज दें, ये भी वकील बहुत बनी हुई है। तो इस दौर में हम हैं राजीव जी, और अगर इस दौर में कुछ ये छोटी छोटी चीजें हो रही हैं, प्रतीकात्मक ही सही, तो ये थोड़ा उम्मीद बनाती हैं। और ये है कि जैसे निशांत जी बहुत आशावादी हैं, बहुत वो जो कह रहे थे कि इनका तो सफाया होने वाला है, तो ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अति होती है,
अति अति से भी अति हो गई है जो कुछ हो रहा है इस राज्य में। और इससे जो आम संवेदनशील आदमी है, जो सोशल जस्टिस में यकीन रखता है, जो एक अच्छी व्यवस्था में यकीन रखता है, वो अंदर से विधा हुआ पूरी तरह से कि जो कुछ हो रहा है, और जो इस देश के भविष्य को लेकर चिंतित है, वो बहुत परेशान है। किस तरह का डर आपने नहीं दिखाया? आपने अब खुद ही बवाल करके, साइको वार के जनक आप हैं, और फिर आप कभी चाइना को हमारे सामने खड़ा कर देते हैं, कभी पाकिस्तान को खड़ा करते हैं, फिर वहां से फिर एक नया डर जनता को देते हैं, डरे रहो। है कोविड जैसी बीमारी को आपने इतना बड़ा बना दिया, पहले उसको सड़ाया आपने उसको, और फिर जनता को बिला दिया कि लो मरो सबके सब। कितनी हृदयहीनता हमने उस दौर में देखी, लॉकडाउन के दौर में देखी। अब जो बाद में ट्रीटमेंट के नाम पर सब धंधेबाज इनके आशीर्वाद प्राप्त हैं, तमाम घोटाले खुले कि दवाइयों में घोटाला कौन कर रहा है, ऑक्सीजन का घोटाला कौन कर रहा है। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। आपने आम जनता को लूटा, और जैसे हम कह रहे हैं कि भाई जीना मुहाल हो गया साहब महंगाई के मारे। आप तो 5 रुपए दाम बढ़ता था, वो थालियां बजाने के नाचने लगते थे। आप जरा आइए ना अपने बारे में, आप अपने पुराने इनके भाषण सुने ये लोग कि जी किन मुद्दों को लेकर के जनता जिन्होंने कांग्रेस का सफाई करेंगे। कांग्रेस बीन समाज की जो आपने भारत की आपने कल्पना की थी, तब आप क्या कह रहे थे, और आपने हमें आज कहां लाके रख दिया। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे देश की जनता सब कुछ देख रही है, बर्दाश्त कर रही है, और ये इन लोगों ने ऐसे ऐसे चश्मे उड़ा दिए हैं, पहना दिए हैं आम आदमी को कि उसको सच दिखाई नहीं दे रहा। उसको राष्ट्र राष्ट्र पता नहीं किस तरह का राष्ट्र है वो ये जो राष्ट्रवाद है वो कहां का किस तरह का राष्ट्रवाद दिखाया, उन्होंने धर्म दिखाई दे रहा है। अरे हिंदू धर्म आज खतरे में है। आज आज योगी जी कह रहे थे, वो मुगल काल की बात कर रहे थे। अरे क्यों इतने मुगल, कब तक यार सड़ाओगे हमको इन सबको लेकर के? कब तक इस डर से तुम लोग वोट खींचोगे? तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां हैं राजीव जी। लेकिन इस माहौल में अगर प्रियंका जी या अखिलेश जी या दूसरे तीसरे और जो प्लेयर्स इस मैदान के कुछ बेहतर कर ले जाते हैं, जनता को थोड़ा समझा पाते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। इस देश पर एक उपकार होगा कि लोगों का मन बदले। और ये जो निरंकुश हो गए, देखिए कितने उदाहरण हैं कि इनने संविधान की जिस तरह धज्जियां उड़ाई हैं। कोई संविधान नहीं इनके लिए, कोई विधान नहीं है। धार्मिक मामलों में, सांप्रदायिक मामलों में इस देश का संविधान तार तार हुआ है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो ये ऐसी इस अति के दौर में ये छोटी छोटी उम्मीदें हैं, ये छोटी छोटी तस्वीरें जो हैं वो बहुत थोड़ी सी उम्मीद जगाने वाली हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये काफिला आगे बढ़े, लोग समझें। ये थोड़ा इनके पार्ट में भी कमी है कि लोग देखिए उनका कांग्रेस से डरना बहुत स्वाभाविक है कि कांग्रेस का अभी भी अस्तित्व है, कई राज्यों में सरकारें हैं, और अभी भी अगर हम एक विकल्प की बात करते हैं तो वो कांग्रेस ही बनेगी, वही उसको लीड करेगी, तभी इस देश में एक धारा बनेगी इनके। तो इसीलिए आप देखिए ना, वो कांग्रेस के कुंभ में जो सेंधमारी की कोशिशें हो रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जासूस उनके कांग्रेस के खेमे में। आप ताजा उदाहरण आप उसका खैर मैं बहुत क्लियर नहीं करना चाहता, लेकिन जासूस भेजे जा रहे हैं कांग्रेस के खेमे में कि जाओ, और उसके बाद जाकर के उनसे कुछ कहलवाया जा रहा है। इतने डरे हुए हैं कांग्रेस से ये लोग कि कांग्रेस कहीं अगर कहीं कांग्रेस आ गई, एक बार आगे आ गई, तो फिर हमारा मरण हो जाएगा। अगर लोगों ने समझ लिया कि यार इसके पीछे और ताकतें भी जुड़ जाएं और एक मोर्चा बन जाए, तो हम लोग हमारा सफाई हो जाएगा। तो ये खुद भी डरे हुए हैं और अपने डर में लोगों को डरा रहे हैं। उनकी भाषा बहुत डरावनी है, इनके चेहरे डरावने हैं, सीधी सी बात है। अब तो उनके चेहरे देख कर डर लगने लगा है। अगर एक हत्यारे जो है अगर मंच पर पड़े हों और वो गोली मार दो सालों को कहने वाले लोग गृह मंत्री के मंच पे खड़े, उत्तर प्रदेश जीतने के लिए तैनात कर दिए गए हों, अजय मिश्र टेनी जैसे लोग जो वो मंच पर चुनाव खड़े हैं, कि जो चुनाव का अभियान लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो कल्पना कर सकते हैं कि हम किन लोगों से जूझ रहे हैं। तो चलिए, लेकिन ये अच्छी बात है कि ये लोग थोड़ा कुछ ना कुछ प्रयास हो रहे हैं, और एक मौका आया है जनता के सामने। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है, और अगर ये स्टेट एक ध्वनि दे पाता है तो ये इसका मैसेज
जाएगा, बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है। और अगर उत्तर प्रदेश इनके हाथ से छूट गया तो ये देश मुक्त हो जाएगा, ये देश ऐसे सांप्रदायिक तत्वों से मुक्त हो जाएगा। साफ कह रहा हूं कि आरएसएस जैसे खतरनाक संगठन से मुक्त हो जाएगा जिसने इस देश की नसों में जहर घोल दिया है। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश जी, बहुत सारी बातें और मन की बात, दिल की बात, और खासकर जो विश्लेषण आपका है महत्वपूर्ण है, ये समझने की ज़रूरत है। लेकिन एक बात जो बार बार आ रही है आपके बातों से भी, निशांत वर्मा जी की बातों से भी, हमारे तमाम साथियों की बातों से, जो एक अलग तरह की राजनीति मैं देख रहा हूँ, वो राजनीति अब डर वाली राजनीति हो गई है भाजपा की तरफ से। आप देखिए अमलेंदु जी कि अभी तक जो एक नैरेटिव पेश किया जाता था वो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के इर्द गिर्द की राजनीति होती थी, और उसी राजनीति, उसी नैरेटिव के बीच में भाजपा चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब अभी जो पिछले 2-4 महीने में जो नैरेटिव चेंज हुआ है, और चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या दूसरे राजनेता हो बीजेपी के, जब वो भाषण दे रहे हैं तो एक डराने वाली बात हमेशा, यानी कि उस नैरेटिव को यहाँ पर जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है और उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश करने की भी कोशिश हो रही है। यानी आप अब डर कर रहिए, और डर किससे? तो मुगल काल से। डर किससे? तो 7 साल पहले की सरकार से। डर किससे? तो 4.5 साल पहले की अखिलेश सरकार से। मतलब ऐसी तमाम बातें हैं। लेकिन आज जब रोज लगभग 35 पैसे से 45 पैसे पेट्रोल और डीजल की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, तो वो डर नहीं होना चाहिए क्या? उस पर बात नहीं होनी चाहिए क्या? आज जब आप बोल रहे हैं कि गुंडा राज और माफिया राज हमने खत्म कर दिया है, उसी उत्तर प्रदेश में इतनी सारी घटनाएं, चाहे हाथरस हो, उन्नाव हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी हो, आगरा हो, या प्रयागराज हो, लखनऊ हो, गोरखपुर हो, ये सारी चीजें कैसे हो जाती हैं? क्या ये किसी और प्लेनेट की बात है, या किसी और प्लेनेट पे है गोरखपुर, किसी और प्लेनेट पर है लखनऊ, या किसी और प्लेनेट पर लखीमपुर खीरी और हाथरस उन्नाव है? तो ये तमाम बातें आप जिस ढंग से सामने रख रहे हैं, ये आप थोड़ा सा आप उससे चाहूँगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ, अगर आप उस बात को पकड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे साथी भी